की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो पहले जो न्यूज़ हमने ली है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की है। पश्चिम बंगाल के किसान पहली बार पीएम किसान योजना से लाभान्वित होंगे। प्रमुख बिंदु क्या है इस योजना के? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभार्थी किसानों को 8वीं किस्त जारी की है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थी से बातचीत की। उन्होंने उन किसानों के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने इस महामारी के दौरान कठिनाइयों के बीच खाद्यान्नों और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया था। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत सरकार खेती में नए समाधान, नए विकल्प प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी इनमें से एक प्रयास है। जैविक खेती का मीन्स ये है कि इसमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि केमिकल जो डाले जाते हैं और खाद जो होती हैं, हम बोल सकते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका बिल्कुल जीरो उपयोग करना, और जैविक खेती डिकम्पोज जो होने वाले तत्व होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है जैविक खेती, यानी कि जैविक खाद। ओके, तो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जैविक खेती से अधिक लाभ पहुंचता है और अब युवा किसानों द्वारा भी पूरे देश में इसे अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब गंगा के दोनों किनारों पर और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जा रही है, जिससे गंगा साफ व स्वच्छ रहेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी, यहाँ पर कहा गया है कि गंगा इसमें साफ और स्वच्छ रहेगी, तो इसके कहने का मीन्स यह है कि जब इसमें केमिकल रासायनिक खाद नहीं डाले जाएंगे तो जो रासायनिक खादों के द्वारा पानी जो प्रदूषित होता था वो नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस महामारी जो चल रही है कोविड-19 की, तो इस दौरान जो किसानों की क्रेडिट कार्ड है, इसको जो समय सीमा है इसको भी बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली कोविड-19 जैसी महामारी विश्व को चुनौती दे रही है, क्योंकि ये हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। अदृश्य दुश्मन का मीन्स वायरस से लिया गया है, ठीक है। वायरस जो कोविड-19 कोरोना वायरस है उसको आदर्श दुश्मन कहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को लागू किया था। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा भी जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी। तो ये 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1 दिसंबर 2018 को इसको लागू किया गया था। ये भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। तो जितना भी इसको 100% पूरा जो वित्त पोषण किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये जो योजना है वो केंद्रीकृत प्रायोजित, मतलब केंद्र के सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। पीएम किसान योजना के तहत लाभ अभ्यर्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। तो 6,000 जो रुपये हैं वो प्रति वर्ष किसानों को दिया जाएगा, जो 4-4 महीने की अवधि में 2-2 हज़ार रुपये की अवधि 3 समान किस्तों में दिया जाता है। 4-4 महीनों के दौरान इनकी जो अगर हम देखें तो 4-4-4, तो 4 कितने हो जाते हैं यहाँ पर 12 मंथ, और 12 मंथ मतलब 1 ईयर। तो एक साल में कितना रुपए देने हैं? 6,000 रुपये देने हैं। और यहाँ 4-4 मंथ के बाद में दिए जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये तरीके से, इस बार के हो जाते हैं इस तरीके से 6,000 रुपये दिए जाते हैं। पैसे जो रुपए हैं सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हम गांव में जाते हैं, गांव में किसी के द्वारा रुपए दिए जाते पीएम किसान योजना के तहत, तो इसमें क्या है कि कुछ लोग तो जो बीच में पड़ते हैं ना, बिचवाई वो लोग खा जाते हैं। ऐसी काफ़ी धांधलेबाजी गांव में तो बहुत देखी जाती है। तो ये सीधे खातों में जाते हैं, तो इससे क्या है, भ्रष्टाचार को थोड़ा कम बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार तो वैसे ही बहुत है, लेकिन बढ़ावा जो है वो कम हो जाता है। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। तो लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए जो हैं अब तक बांट दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भूस्वामी को शामिल नहीं किया गया है। तो ये इस योजना जो है, इस योजना में निम्नलिखित अगर भूस्वामी है, भूस्वामी का मतलब जिनके खेत है, कौन कौन इन लोगों के पास में खेत है, तो उनको इस लाभ का योजना नहीं मिलेगी, योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे संस्थागत भूस्वामित्व, ऐसे भूस्वामी जो वर्तमान अथवा पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे। संवैधानिक पदों का मतलब यह है जो संविधान में पदों का उल्लेख किया गया है, उन पदों पर रहे हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या उससे ऊपर के सभी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान और पूर्व लोक सेवक का मीन्स जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ठीक है, जिसकी हम और आप लोग तैयारी कर रहे हैं,
तो उसको क्या है, वर्तमान में जो पूर्व या लोक सेवक वर्तमान में भी हैं और वो खेती कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, या पहले लोक सेवक रह चुके हैं अब खेती करने लगे हैं, काफ़ी सिविल सर्वेंट जो पहले रह चुके होते हैं अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं या हैं भी और साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान की योजना के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो हम इसको मेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आता है कि पीएम किसान योजना, अच्छा ये योजना है, इसी की तरह और भी योजनाएं आती हैं तो उनको भी सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं ना, कुल मिला के सेम ही रहती हैं, एक दो परिवर्तित हो जाती हैं योजना के अनुसार ना, कुल मिला के सेम ही रहती हैं। अगर इसी तरीके की कोई और भी योजनाएं हैं जिसको सरकार के द्वारा रुपए दिया जाता है किसानों को या किसी जो निचले तबके के लोग हैं उनको अगर रुपए दिया जाए तो उनके सामने भी कुछ चुनौतियां इसी प्रकार की आएंगी जो चुनौतियां इस योजना में देखने को हमें मिल रही हैं। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उचित भू अभिलेखों की अनुपस्थिति में पीएम किसान योजना के सही लाभार्थी को पहचान कर पाना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समस्या सामने उभर कर आई है कि भाई कौन कौन इस योजना के लाभार्थी हैं। उचित भू अभिलेखों की अनुपस्थिति, मतलब भू अभिलेखों का मीन्स ये होता है कि जिस पे भूमियों के बारे में लिखा होता है कि किसकी कितनी भूमि, किसके पास में कितनी भूमियां हैं, तो वही कहलाता है भू अभिलेखों। तो भू अभिलेखों की अनुपस्थितियां किस प्रकार से हैं, देखो मैं बताता हूँ। प्रैक्टिकल है कि जैसे हम जाते हैं, मैंने को देखा है तो भाई सरकारी अस्पतालों में बड़ी बड़ी फाइलों में बस दवा पड़ा है रद्दी के तौर पर, गल गया, पानी आ रहा है पीछे दीवार से गल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो भू अभिलेख क्या है, वो नष्ट हो गया। तो अब ये ऑनलाइन तरीके से है, इसकी काफ़ी अच्छा है, कभी भी देख लो ऑनलाइन तो, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है। पीएम किसान योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप सभी किसान परिवारों के तक लाभ नहीं पहुंचा रही है। तो जिन लोगों को, लाभार्थियों को लाभ अभी भी किसान गांव में मैंने को देखा है, कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाई भ्रष्टाचार तो गजब है, ठीक है, भारत के अंदर रियल है ये। तो अगर गाँव में चले जाइए ना, विलेज में चले जाइए, तो वहाँ तो एक से एक बड़े बड़े मिलते हैं, चाहे कोई भी प्रधान बन जाए तो वो तो गजब तरीके से करते हैं। ठीक है, करप्शन तो उसको भी भाई रोकने का हमें तुम्हारा ही काम है, रोकना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आता कि आईएएस या पीसीएस की तैयारी होने के बाद, बनने के बाद भी लोग फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ सोचकर। तो इस योजना को एक बड़ी समस्या है, इस योजना को एक बड़ी समस्या इसके क्रियान्वयन में है। तो ये देखिए, योजना जितनी बनती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनको इम्प्लीमेंट यानी कि क्रियान्वयन कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो योजनाएं आ रही हैं उनको किस तरीके से हम क्रियान्वित करें। ओके, तो पीएम किसान योजना की सीमाएं कहाँ हैं, कहाँ कितनी हैं, तो ये जो है, इस आय असहायता योजना में भूमिहीन किसानों, बटाईदारों, किसानों और कृषि मजदूर को शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखना, इसमें भी जो आय असहायता योजना में भूमिहीन किसानों, बटाईदारों, किसानों और कृषि मजदूर को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें किसानों का एक बड़ा वर्ग इस प्रत्यक्ष नगद सहायता से बाहर है। बिल्कुल सही कहा गया है कि देखिए, अगर हम जाके देखें, भाई कृषि तो के विलेज गाँव में होती है ना कृषि तो अगर हम वहाँ जाके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई जो बटाईदार हैं, भैया हमारे यहाँ पर कई लोग हम देखते हैं कि पूरा पूरा खेत बटाई पे कर रहे हैं, पूरा परिवार बटाई पे करता रहता है। ठीक है, और किसानों को तो बटाईदार तो किसान है भाई, वो भी तो किसान है ना, कृषि तो वो भी कर रहे हैं। अगर किसी की अपना खेत को उन्होंने बटाई पे ले लिया है, लीज पे ले लिया है, तो भाई वो भी तो कर रहे हैं ना, हालांकि खेत उनका नहीं है लेकिन कर तो रहे ना। इसी तरीके से कृषि मजदूर भी हैं भाई, तो कृषि मजदूर मतलब जो कार्य करते हैं वो भी तो कृषि में लगे हुए हैं। तो उनको ये क्या है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो सहायता मिल रही है 2-2 हज़ार रुपये की 4 महीने के लिए, वो नहीं मिल पाती है। तो यह योजना किसानों की समस्याओं के लिए कोई दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत नहीं करती है। तो ये जो योजना है भाई, सभी किसानों के लिए तो नहीं करती है। जिसको मिल रहा है तो उसका टेम्परेरी काम चल जाता है। भाई 2 हज़ार में क्या होगा आज की महंगाई में, ठीक है। तो 2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं 4 महीने के अंतराल में, तो 2 हज़ार रुपये तो पूछो मत कहाँ उनको खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस योजना को है कि सही तरीके से लाभ भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो किसानों की समस्याओं के लिए कोई जो अब किसानों की समस्याओं को देखें ना, आप जाके देखिएगा विलेज, जिसमें पता नहीं क्या होता है। आईएएस बनने के बाद लोग तो काम ही करना बंद कर देते हैं, एकदम एसी में बैठे रहते हैं आराम से। ठीक है, ये भी नहीं देखा गाँव में कोई आ रहा है, अधिकारी आ रहा है, देख रहा है किसानों के बारे में, सोच रहा है क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं होता यार, खाली ऐसे ही सब बन जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं बाद में। रियल फैक्ट है, इस योजना किसानों की समस्याओं के लिए कोई दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत नहीं करती है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए और कुछ लोगों के लिए जीवन का थोड़ा आसान बना देती है। अभी मैंने कहा था कि लगभग 2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, एक महीने, वो भी 4 महीने के बाद मिलेंगे भाई 2 हज़ार रुपये। तो इसमें होगा क्या, एक तो बेचारा वैसे ही गरीब है, 2 हज़ार रुपये खेती में कहाँ का क्या लगाएगा, खेत में खाद लगाएगा, पानी लगाएगा, भाई सिंचाई करेगा, तो बहुत सी समस्याएं आती हैं किसानों के लेकर। तो जो उनकी समस्याएं हैं ना दीर्घकाल, उनको कोई समाधान नहीं हो रहा है, केवल थोड़ा सा काम चल रहा है 2 हज़ार रुपये में। यह योजना गरीब समर्थक भी नहीं है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी पहले से ही भू स्वामित्व धारण करते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष आय सहायता भी मिल रही है, जबकि भूमिहीन किसान, बटाईदार किसान और कृषि
मजदूरों से कोई आय सहायता नहीं मिल रही है। बिल्कुल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेंस के लिए, नोट कर लीजिएगा इसको, कि जो पीएम किसान योजना है उसमें अगर हम लाभार्थी को देखें तो भाई जो पहले थे तो उनके पास तो खुद ही भूमि है, अगर वो 2,000 रुपये उनको मिल भी रहे हैं तो उनके पास तो खुद ही भूमि है, अपनी भूमि से और भी कमा सकते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है भाई जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास भूमिहीन किसान का मतलब ये है कि उनके पास भूमि नहीं है फिर भी वो किसान मतलब फसल वगैरह किसी के खेत में लेकर कर रहे हैं, ये कहलाते हैं भूमिहीन किसान। इसके बाद हम देखते हैं बटाईदार। भाई बटाईदार भी भूमिहीन किसान के अंडर में आता है, दूसरे की खेत को लेकर उसमें फसलें करता है, तो वो भी तो, अरे भाई वो बिल्कुल भी तो गरीब है ना, तभी तो किसी के दूसरे की खेती में जाके काम कर रहा है, फसल कर रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। और ऐसे जो कृषि मजदूर है भाई, कृषि मजदूर में जो लगे लोग, ये तो मेन जो तबका है ना, सबसे बड़ा जो है वर्ग है वो इन्हीं लोगों का है ना, और इसी को आपने ऐसे छोड़ दिया है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि भाई सभी लोगों को इसमें सहायता नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताऊते चक्रवात। ये जो ताऊते चक्रवात इस टाइम प्रेजेंट समय में देखने को मिल रहा है, तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय मौसम विभाग IMD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन एक आपका है इसमें, उसको देख लीजिएगा, आपदा प्रबंधन से ये रिलेटेड होता है, आपदा प्रबंधन वाले चैप्टर से इसको आप रिलेट करके लिख सकते हैं, क्लियर है? तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा ये है करेंट, तो ने कहा है कि अरब सागर में बन रहा चक्रवात ताऊते, तो जो अगर ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि ताऊते चक्रवात कहाँ बना था, तो भाई अरब सागर में बन रहा है, जल्दी भारत के तटीय राज्यों से टकराएगा। तटीय राज्य का मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो राज्य कहलाते हैं ना, ये तटीय राज्य कहलाते हैं, ओके। ये आप चक्रवात की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। ताऊते चक्रवात क्या है? तो ताऊते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका उत्पत्ति देखिए, अब इसके बारे में तो भाई ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में डिटेल में चर्चा करते हैं, तो ये करंट की क्लासेस है, तो करंट की क्लास कर रहे हैं मतलब आपको थोड़े बहुत उसके बेसिक नॉलेज जो है होनी चाहिए। इसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है? अरब सागर है, और यह क्षेत्र चक्रवात तेजी से भारत के तटीय राज्यों, कौन कौन से हैं देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत के इन तटीय राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊते का खतरा मंडरा रहा है। जो तटीय राज्य हैं उन पर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी चक्रवाती तूफान ताऊते को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, ताकि इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। सरकार ने इन तटीय राज्यों में NDRF की टीमों को तैनात कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस चक्रवात को म्यांमार ने ताऊते नाम दिया है। तो अब ये भी देखिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट, ओके, कि ताऊते चक्रवात नाम किस देश ने दिया था? तो भाई म्यांमार ने ताऊते नाम दिया है, ठीक है, राइटिंग का थोड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारे साथ। तो इसमें क्या है, म्यांमार ने चक्रवात को नाम दिया है ताऊते। क्या होते हैं ये चक्रवात? और जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। कम वायुमंडलीय दाब, भाई कम वायुमंडलीय का दाब का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए वायु है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो बहुत कम है। प्रेशर कम कब होता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है भाई, और हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा है तो मुझे तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब ज्योग्राफी क्लास होगी ना उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर कब कम होगा, देखिए प्रेशर कब होता है, ईयर इस पर प्रेशर डालेगी, ईयर का प्रेशर डालती है जब ये ठंडी होती है, ठंडी होकर नीचे बैठती है तब वो प्रेशर ज़्यादा डालती है ईयर। लेकिन जब ईयर गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, तो भाई वो जो गर्म होकर हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। जब हवाएं ऊपर उड़ेंगी तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कम वायुमंडलीय दाब यानी कि प्रेशर के चारों ओर गर्म हवा तेजी से आंधी को चक्रवात कहते हैं। अब ये है कि सपोज यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर को जा रही हैं, तो यहीं के जो कम, अब यहाँ पर प्रेशर तो कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब भी तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ वायुदाब कम होता है, क्लियर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, भाई दक्षिणी गोलार्ध भी ये भी पता होगा भाई, नहीं पता होगा तो भाई पॉलिटी जाके ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो यही दक्षिणी, ये नॉर्थ, ये साउथ उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो घड़ी की जो ये चक्रवात है वो घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। अब घड़ी की सुई कैसे चलती है भाई, ये घड़ी है और सुई जो है वो इस तरीके से मूव करती है। तो अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आता है तो चक्रवात को दक्षिणी गोलार्ध में, ये पृथ्वी में यहाँ घूमने की दिशा क्या होगी, ये होगी घड़ी के अनुसार होगी। ऐसी तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब उल्टी चलती है। घड़ियाँ देखते हैं 12 इधर लिखा हो तो ऐसे चलती है ना, तो ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात इस तरीके से मूव होगा। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। तो दो तरीके के आपको चक्रवात देखने को मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्र बनते हैं। इनको याद रखिएगा पीढ़ी के लिए पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ बनते हैं, ऑप्शन दिए गए होंगे। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट।
कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ज़्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले की तुलना में अरब सागर के जो चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो चक्रवात हैं, उनकी तुलना में जो अरब सागर में चक्रवात उठते हैं ना, वो कुछ कम बहुत ज़्यादा, मतलब अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षाकृत? बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों की अपेक्षाकृत ये जो तूफान होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों को हरिकेन, टाइफून आदि नामों को भी जाना जाता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनके हरिकेन, टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। कैसे होता है चक्रवात का नामकरण? भाई कैटरीना आपने नाम सुना होगा, है ना? तो कैटरीना है, ये काफ़ी नाम आपको देखा होगा। भाई कैटरीना बॉलीवुड वाली नहीं, ठीक है, चक्रवात वाला कैटरीना। तो विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रांत क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। तो विश्व मौसम संगठन होगा इसमें शामिल, संयुक्त राष्ट्र की एशियाई प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा ही चक्रवात का नाम रखा जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण 13 देश मिलकर करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा भाई प्री के लिए। कितने देश मिलकर करते हैं? तो 13 देश आपस में मिलकर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करते हैं 13 देश। क्लियर यहाँ तक? इन देशों की ओर सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उनके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। चक्रवातों के नाम रखने की वजह से वैज्ञानिक, अब भाई चक्रवात आते हैं तो भाई क्यों नाम रख रहे हैं, सीधे बोल दिए ना तूफान आया था। लेकिन ये जो वजह है उनके पीछे, तो आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम लोगों में हर चक्रवात को अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है। तो जब अलग अलग तरीके का मतलब नाम रखा होगा, कब सन में आया था, तो कितना कितना उन्हें नुकसान किया था, कितना मानव हानि हुई, कितनी संपत्ति की हानि हुई, तो उनको आराम से हम देख सकते हैं। इससे क्या है, जागरूकता फैलने में भी आसानी होती है कि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले नहीं थी, तो पहले विनाश ज़्यादा होता था, अब पता चल जाता है। देखिए पता चल गया ना, तो पहले से तैयारी चल रही है। तो यही होता है कि जागरूकता फैलती है इससे। तो चक्रवात, भारत में चक्रवात से निपटने से क्या क्या प्रयास किए गए हैं? भारत में जो चक्रवात आता है तटीय प्रदेशों में, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की चेतावनी प्रणाली। ये क्या है कि मौसम और जलवायु, किस तरीके का मौसम रहेगा, क्या जलवायु रहेगी, इसकी जो पूर्वानुमान का मतलब है कि पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है, जिसको चेतावनी प्रणाली के माध्यम से बता दिया जाता है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय मौसम विभाग, जिसको IMD बोलते हैं, IMD, ठीक है, द्वारा मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मौसम संबंधी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमान से जुड़ी प्रणाली को उन्नत बनाया गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा डॉपलर मौसम रडार, स्वचालित मौसम केंद्रों, स्वचालित रेंज गेज स्टेशनों, इंसेक्ट एवं अन्य उपग्रहों के माध्यम से चक्रवात एवं अन्य मौसम संबंधी गतिविधियों में सटीकता लाई गई है। इसके अलावा IMD ने कई अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों एवं उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमान के कार्यों को काफ़ी उन्नत भी बनाया गया है। वैश्विक और क्षेत्रीय मॉडल के द्वारा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सटीक बनाने में भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है। इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान के लिए कई वेधशालाओं, सतही वेधशालाओं, पायलट बैलून वेधशालाओं, तटीय उत्प्लावकों, ओजोन केंद्रों, जलवायु संदर्भ केंद्र, तड़ित संवेदकों सहित 21 परंपरागत वेधशालाओं द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र TCWC है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए परामर्श जारी करने और नामकरण करने के लिए स्थापित किए गए हैं। भारत मौसम विभाग उन 6 RSMC में से एक है जो बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन सहित WMO ESCAP चैनल में शामिल 13 सदस्य देशों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान के बारे में परामर्श जारी करता है। RSMC नई दिल्ली को बंगाल की खाड़ी BOB और अरब सागर AS सहित उत्तर हिंद महासागर NIO में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए भी अधिकृत किया गया है। वर्ष 2014 में IMD ने एक SMS आधारित चक्रवात प्रणाली
लॉन्च की है, जो कि आने वाले चक्रवातों की स्थिति में लोगों को सचेत करने और तैयार करने में सक्षम बनाती है। एनडीएमए ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के तहत आईएमडी और तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ मिलकर एनडीएमए एक वेब आधारित डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलस वेब डीसीआरए विकसित कर रहा है। इसरो यानी कि इसरो ने ओशनसैट 2 के विक्रममापी आंकड़ों से निर्मित वायु प्रतिमानों के प्रयोग द्वारा एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कम दबाव को चक्रवात में बदलने से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगाता है। कुछ दिनों पूर्व आईएमडी के महानिदेशक ने कहा था कि जल्द ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी एक दमदार प्रभाव आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य भारतीय तटों से टकराने वाले चक्रवातों के कारण हर साल होने वाले आर्थिक और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। नई प्रणाली के तहत स्थानीय जिला आधारित चेतावनी तैयार की गई है। तो जो नई प्रणाली है, इसके तहत में क्या किया गया है कि जिला आधारित चेतावनी प्रणाली तैयार की जाएगी और इसे प्रसारित किया जाएगा। इस चेतावनी में स्थानीय आबादी, बुनियादी ढांचे, बस्तियों, भूमि उपयोग आदि की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों संबंधित जिले के लिए कार्टोग्राफी, भूवैज्ञानिक, हाइड्रोलॉजिकल डेटा का व्यापक उपयोग भी करेगी। आपदा राहत कार्य, तो ये क्या है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भाई ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस लिए आप स्टेट पीछे में देखते हैं तो कभी कभी अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एक साइड में आपको अधिनियम देते जाते हैं और दूसरे साइड पे उनकी सन कि ये कब बने थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अधिनियम लिख दिया और इधर मैच करने के लिए, ठीक है, तो ये मैचिंग आते हैं। आज़ादी के बाद से ही भारत में प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी पर खासा ध्यान दिया गया, लेकिन साल 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जरिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक पहल की गई। इस कानून के तहत कुदरती और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए अलग अलग एजेंसियों की भूमिकाएं तय की गई। देश में आपदा प्रबंधक से जुड़ी सभी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। हमारे देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी आपदा आती है तो उसको 3 स्तर पर निपटा जाता है। पहली जो है जिला स्तर पर, तो सबसे पहले अगर कोई आपदा उठती है तो जिला से छोटे से लेवल से उठती है तो जिला स्तर पर उसको देखा जाता है, सोल्व किया जाता है, जिसका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएम होती है। ये जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करती है। द्वितीय स्तर पर जो स्टेट होती है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसका जो मुख्यमंत्री क्या हो उसके मुखिया होते हैं, मेन जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। और तीसरे स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब पूरे भारत के लिए और अथॉरिटी होती है। प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। ये सभी एजेंसियां समय समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी की सूरत में हालात से निपटने के लिए रोड मैप भी तैयार करती हैं। भारत में किसी भी आपदा से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन भी किया गया है। किसी भी बड़ी त्रासदी की सूरत में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद भी ली जाती है। भारतीय मौसम विभाग के अगर हम बारे में चर्चा करें तो यहाँ से पीढ़ी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो जो डिस्कस किया था कि ना किस तरीके से भारत में आपदा प्रबंधन से निपटने की चीज़ें हैं वो सब मेंस के लिए थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय मौसम विभाग आईएमडी, ये आपके लिए पीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आईएमडी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट जो है ये तो जब नहीं पूछेगा ना, ये तो सिंपल है कि नई दिल्ली में है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका एक चक्रवात चेतावनी प्रभाव है जो चक्रवात के संदर्भ में अध्ययन करता है। आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, नया जो हमारा नेक्स्ट जो करेंट है वो है स्किंक की नई प्रजाति, ठीक है, द न्यू स्पीसीज ऑफ द स्किंक। चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ये अभी हमने बताया था ना, ये पश्चिमी घाट, ओके। तो कि में स्किंक की नई प्रजाति मिली है। पश्चिमी घाट जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तो भाई करंट चल रहा है तो ज़्यादा हम, क्योंकि करंट ही काफ़ी हो जाता है ना डिस्कस करने के लिए, आधे घंटे से ज़्यादा तो हो जाता है इसी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पश्चिमी घाट हैं तो वहाँ पर ये प्रजातियाँ हम देख रहे हैं। अच्छा, हमने कभी अपने आसपास ही कभी कभी ये देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, घरों में। तो ये वही स्किंक प्रजाति की नई प्रजाति मिली है। तो स्किंक की नई प्रजाति क्या है, तो पर्यावरणवादियों ने पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के नीलगिरी
की पहाड़ियों में स्किंक की नई प्रजाति का पता लगाया है। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जो स्किंक की नई प्रजाति का पता लगाया गया है कहाँ, नीलगिरी में, ठीक है। तो क्या स्किंक की नई प्रजाति का ज्ञात हुआ है कहाँ पर, नीलगिरी में। स्किंक की इस नई प्रजाति को सब डोलुसेप्स, याद रखना इसको, यहाँ पे सब डोलुस्पेस नाम, यानी कि सेप्स नीलगिरियंस प्रजाति को सब डोलुसेप्स नीलगिरियन नाम दिया गया है। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है कि क्या नाम दिया गया है, तो सब डोलुसेप्स नीलगिरियंस नाम दिया गया है। इसके की नई प्रजाति में नाम में नीलगिरियंस शब्द नीलगिरी पहाड़ी के कारण दिया गया है। स्किंग की इस नई प्रजाति का लगभग शरीर जो है लगभग 7 सेंटीमीटर पतला है और यह रेतीले भूरे रंग की है। स्किंग के बारे में बात करें तो स्किंग एक प्रकार के सरीसृप वर्ग का है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो स्किंग है वो किस वर्ग का है, ये और कहाँ से पूछा जाएगा भाई, प्री में किसको जोड़कर देखा जाएगा, साइंस, ठीक है। साइंस में पूछा जा सकता है कि जो स्किंग है वो किस प्रकार का है, तो ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है। ये सरीसृपों के छिपकली वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये छिपकली है वो भी सरीसृप में आती है। सरीसृपों का मतलब है जो रेंग कर चलते हैं, क्लियर है। तो सरीसृप वर्ग में छिपकली के वर्ग में ये आती है। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अगर सेम टू सेम लगता भी क्या है, छिपकली की तरह जो हमारे घरों में पाई जाती है, कुल मिला के देखें तो सेम वैसा ही इसका आकार प्रकार हमें देखने को मिलता है। स्किंग के अंग बहुत कम विकसित होते हैं, इसलिए सर्प की तरह रेंग कर चलती हैं। यही कारण है कि मानव इन्हें जहरीले समझकर मार देते हैं, जबकि ये जहरीले नहीं होते हैं। तो ये जब हम घरों में देखते हैं तो भाई मैंने भी देखा है, रियल बता रहा हूँ कि मैं भी कभी कभी डर जाता था देख के, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन जो मानव होते हैं इनको जहरीले समझ के ना इसको मार देते हैं। अब जहरीले क्यों समझते हैं भाई, देखिए घरों में जो छिपकली मिलती है उसको भी अब जहरीला समझ जाता है। अच्छा, गिरगिट है उसको भी समझते हैं लोग, तो उसी को तरह ये भी दिखाई देता है, तो लोग इसीलिए इसको क्या समझते हैं, जहरीले समझते हैं। स्किंग का शरीर काफ़ी चिकना होता है और यह बहुत फुर्तीली होती है। अब देखते हैं ना, अब मैंने तो कई बार देखा है इसको भाई अपने आंखों के सामने, तो ये बहुत फुर्तीली होती है। जरा सा अगर उसको टच करते हो तो बहुत तेजी से भाग के जाती है। सामान्यतः स्किंग की प्रजातियां रेतीले मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। स्किंग की पूरी दुनिया में लगभग 1602 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 62 प्रजातियां क्या हैं, भारत में ही पाई जाती हैं। भारत में स्किंग की प्रजातियां पश्चिमी घाट तथा भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्किंग का जो भोजन है वो दीमक, छोटी छोटी मकड़ियाँ व अन्य कीट होते हैं। जंगल की आग, मानव द्वारा आवास निर्माण, ईंट भट्टा उद्योग एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के चलते स्किंग की प्रजातियां कम हो रही हैं। भाई इसी क्या हो रही हैं, जितनी भी जो जंगलों में रहने वाली प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे लुप्त ही होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन उसको वही बचाने का कार्य कीजिएगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसे हुआ तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसका बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। जब इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ते हैं इकोलॉजी सिस्टम में, तो भाई इकोलॉजी अगर ये इकोलॉजी सिस्टम अगर बिगड़ गया तो हालत बहुत ख़राब हो सकते हैं। यही वजह है कोरोना जो चल रहा है इस टाइम, कहीं ना कहीं देखते हैं। तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में क्या क्या आते हैं, तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी घाट है भारत के 6 राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये जो 5 राज्य आते हैं ये आपके कहाँ पर आते हैं, पश्चिमी घाट में आते हैं। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, याद रखना इसको। तो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी घाट अगर ये पूछे कहाँ कहाँ तक फैला है तो भाई पश्चिमी घाट तो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ही फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है, इसलिए यह भारत के बर्फण प्रचुर क्षेत्रों में से एक है और यहाँ काफ़ी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत के प्रायद्वीपों के जलवायु को पश्चिमी घाट महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। प्रायद्वीपीय भारत का लगभग अपूर्ण अववाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट ही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं। तो जो पश्चिमी घाट है ना वो पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं, इसलिए ये मानसूनी हवाओं के अवरोध उत्पन्न करते हैं। पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति, याद रखना, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर कौन कौन सी समितियां गठित की गई हैं। तो 2 समितियां हैं, याद रखना इसको ऑलवेज की। गाडगिल समिति है, गाडगिल समिति, और दूसरी है कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति को आपके इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, इकोनॉमी में, लेकिन याद रखना कि पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर 2 समितियां या 2 कमेटियां गठित की गई थी। पहली है गाडगिल और दूसरी है आपकी कस्तूरी रंगन समिति, क्लियर है। जिनमें से इसे 3 पर्यावरण संवेदनशील जोन में बांटने का सुझाव दिया गया था कि ये जो है इसको 3 पर्यावरण संवेदनशील जोन में बांट दीजिए, ये सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त समिति का एक अन्य प्रमुख सुझाव ये था
यह था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, रट लो इसको बिल्कुल, ये पीसी यानी कि स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार देखे हैं हमने। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण का गठन किया जाए। भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक समृद्ध हॉट स्पॉट है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित हैं। नीलगिरी के बारे में करें थोड़ी सी चर्चा, तो नीलगिरी क्या है, तो नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, जिसका कुछ हिस्सा केरल और कर्नाटक में भी आता है। इस पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा, ठीक है। तो याद रखना कि अगर ये पूछा जाता है भाई, ये ज्योग्राफी में, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि डोडा बेट्टा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेट्टा। या बिल्कुल इंपॉर्टेंट पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो पीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2637 मीटर है। ऊंचाई तो कभी नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि कौन सी जो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी या कौन सी है, तो डोडा बेट्टा। यह पूछेगा कि डोडा बेट्टा जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कई ऑप्शन दिए गए होंगे, तो याद रखना कि नीलगिरी में है, तमिलनाडु में। सितंबर 1986 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व रूप में नामांकित किया गया था। वनस्पतियां और जीवों में समृद्ध नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जीव भंडार है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख स्थानीय आदिवासी समूह बड़गा, वड़गा, टोडा, कोटा, इरुल्ला, कुरुम्बा, पानिया, आदियान, अलल्लर, मलयन आदि है। इस पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं मुकुर्थी, ठीक है। अगर देखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट है पीढ़ी के लिए, ठीक है, कि अगर ये राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट के ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, तो मुकुर्थी, बांदीपुर, नागरहोल, सांद घाटी, एरामल वन्यजीव अभ्यारण्य और मुदुलाई, ये याद रख लेना, ठीक है। ये देखिए मुकुर्थी, नंदीपुर, नागरहोल, सांद घाटी, एरामल वन्यजीव अभ्यारण्य और मुदुलाई, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का करंट को हमने डिस्कस किया। देखिए डेली में करंट तो बहुत होती हैं, लेकिन केवल मैंने उन्हीं को शामिल किया है जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। और अभी पॉलिटी की क्लास भी आने वाली है, शायद आज या कल में आ जाएगी आपके लिए, लेक्चर नंबर 2। ओके, थैंक यू।